गुड मॉर्निंग टू ऑल प्यारे बच्चों। आप सभी का अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत है। प्यारे साथियों, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम लोगों ने बेसिक क्लास कंप्लीट कर लिया है। बेसिक क्लास कहने का अर्थ है कि हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने जाना कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी के जनक किसे माना जाता है, वस्तुओं को बायोलॉजी के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। अगर वस्तुओं की अगर हम बात करें तो उन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक को सजीव कहा गया, एक को निर्जीव कहा गया। तो सजीव को निर्जीव से अलग करने के कुछ फीचर हमने देखे, जो सजीवों में पाए जाते हैं और उसके आधार पर हम लोगों ने सजीव को निर्जीव से अलग कर दिया। फिर हम लोगों ने देखा था कि जितने सारे सजीव हैं, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी के सभी छोटी-छोटी कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये छोटे-छोटे कण जो है, कोशिका कहलाता है बायोलॉजी के टर्म में। तो कोशिका के बारे में हमने जाना। अब कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एकल कोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इन तमाम बातों की चर्चा हम लोग पहले कर लिए हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि जितने सारे सजीव हैं, उन सभी की पहचान, उन सभी की नामकरण कैसे किए जाते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। द्विपद नोमेनक्लेचर हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि द्विपद का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा, कैरोलस लिनियस के द्वारा जो दिए गए थे। तो अगर कोई भी भाई बंधु डायरेक्ट इसी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जाकर बेसिक क्लास को अवश्य देखेंगे। इस क्लास के बाद आप बेसिक क्लास अवश्य देखेंगे मेरे भाई, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था। तो आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दिया जा रहा है कि क्या-क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में पूरा पढ़ लिए थे। क्लासिफिकेशन का यहाँ पर हमने द्विपद सिद्धांत ये सब सारी चीज़ों को पढ़ा था। हम लोगों ने टिश्यूज के बारे में पढ़ा, कोशिका के बारे में, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में हम लोगों ने देखा था। कोशिका मिलके उत्तक बनता है, उत्तक मिलके अंग बनते हैं, अंग मिलके अंग तंत्र और अंग तंत्र मिल जाता है तो एक संपूर्ण बॉडी का निर्माण हो जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबका बनने का तौर तरीका यही होता है। यानी इसी वजह से हम कहते हैं कि सबसे छोटी यूनिट कोशिका है, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई या जीवन की सबसे छोटी इकाई हम कोशिका को कहते हैं। तो इस तरीका से हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि कैसे हम सजीव को निर्जीव से अलग कर लेते हैं। तो मूवमेंट के आधार पर, ग्रोथ के आधार पर, कॉन्शियसनेस के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, इन सभी के आधार पर हम लोगों ने सजीव को निर्जीव से अलग कर लिया था। तो ये सभी चीज़ आप जाकर पहले पढ़ लेंगे, ठीक है? तो चलिए, पुनः एक बार स्वागत है आपका बायोलॉजी के इस क्लास में। और आज का हम लोगों का मूल जो चैप्टर है बायोलॉजी का, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। यानी कि आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे, सीखेंगे और सरल शब्दों में, सरल भाषा में हम लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए मेरे भाई, लाइफ प्रोसेस में अगर हम देखें तो ये लाइफ प्रोसेस 2 टर्म से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है लाइफ। अगर हम आपसे पूछें कि लाइफ का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर लाइफ का अर्थ होता है जीवन। लाइफ का अर्थ होता है जीवन। और प्रोसेस का अर्थ अगर हम पूछें कि प्रोसेस का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे कि प्रोसेस का अर्थ होता है प्रक्रिया। प्रोसेस का अर्थ होता है प्रक्रिया। बस इन्हीं दोनों शब्दों में इसका परिभाषा छिपा हुआ है। यानी कि जीवन जीने की जो प्रक्रिया है, जीवन जीने के लिए जो क्रियाएँ आवश्यक है, उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। धरती पर जितने सारे जीवित प्राणी हैं, जितने सारे सजीव हैं, उन सभी के शरीर की संरचना को मरम्मत करने के लिए, रख-रखाव को बेहतर रखने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कुछ न कुछ कार्य करने पड़ते हैं। हमारे अंदर वो फंक्शन होते रहते हैं निरंतर।
यानी निरंतर कहने का अर्थ हुआ कि रेगुलर बेसिस पर वो कार्य हमारे अंदर होते ही रहते हैं। अगर इनकी अब्सेंस हुई, अगर इनकी अनुपस्थिति हुई, तो उस जीव की मृत्यु हो जाएगी। वो जीव फिर जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। यानी हमें जीने के लिए कुछ न कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, हमारे शरीर के अंदर वो कार्य चलते रहते हैं, चाहे वो कैसा भी जीव हो, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कहने का अर्थ हुआ कि या तो चाहे एकल कोशिकीय हो, चाहे बहुकोशिकीय हो, चाहे प्रोकैरियोटिक जीव हो, चाहे यूकैरियोटिक जीव हो, उन सभी को ये क्रियाएँ करना आवश्यक है। उन सभी को ये क्रियाएँ करने आवश्यक होते हैं। अगर इनकी अनुपस्थिति हुई तो वो मर जाएँगे। यानी जिंदा उन्हीं को माना जाएगा जो जिनमें ये सारी क्रियाएँ होते रहते हैं। मरने पर वो सारी क्रियाएँ बंद हो जाती हैं। तो उसी को हम कहते हैं कि जैव प्रक्रम है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर वो कौन-सी क्रियाएँ हैं? वो कौन-सी क्रियाएँ हैं जो हमें करने ज़रूरी होते हैं? क्या खेलना कार्य नहीं है? मेरे बच्चे, खेलना भी कार्य है, लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। वो स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। जब हम लोग माँ के गर्भ में थे, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, माँ के गोद में थे, तो क्या उस समय हम लोग खेलने कहीं जाते थे? नहीं मेरे भाई, खेलने नहीं जाते थे। तो ये खेलना तो क्रिया है, लेकिन ये जैव प्रक्रम नहीं है। ये जैविक क्रियाएँ नहीं माना जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर वो कौन-सी है जैविक क्रियाएँ, जिसकी अनुपस्थिति में हम मर जाएँगे? तो मेरे भाई, जैविक क्रिया आप ज़रा सोचो कि वो कौन-सी क्रिया है जो आपके लिए ज़रूरी है? तो अगर हम परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा कहता है कि पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों में होने वाली सारी क्रियाएँ, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि होने वाली सारी क्रियाएँ जो जीवन जो जीवन को बनाए रखने के लिए, क्या करने के लिए? जीवन को बनाए रखने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है, वही जैव प्रक्रम कहलाता है। तो अब वो सारी क्रियाएँ कौन-सी हैं? तो अब ज़रा समझते हैं कि वो सारी क्रियाएँ कौन-सी हैं? अब वो सारी क्रियाओं में से सबसे पहली जो क्रिया है, वो है पोषण, वो है पोषण। पोषण कहने का अर्थ हुआ भोजन करना। पोषण करने का अर्थ है कि भोजन करना। अगर हम पोषण नहीं करते हैं, तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। हमें पोषण करना आवश्यक है। ये पोषण ही हमारा जैविक क्रियाएँ हैं। इसकी अनुपस्थिति हुई, तो वो जीव मर जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर, क्या अगर हम 2 दिन नहीं खाएँगे, 3 दिन नहीं खाएँगे तो हम मर जाएँगे? नहीं मेरे भाई। ये बात 2 दिन 3 दिन की नहीं है, ये बात चल रही है रेगुलर बेसिस पर, यानी हमेशा के लिए बात चल रही है। अब ज़रा सोचो आप कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना चाह रहे हो, तो गर्लफ्रेंड से मिलने जाना चाह रहे हो तो आप बन-ठन के जाओगे। बन-ठन के जाओगे, घर में है आपका मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल को ले जाने के लिए उसको क्या चाहिए? पेट्रोल, डीज़ल चाहिए, गैसेस चाहिए, जिससे वो चल सके। तो उस मशीन को चलाने के लिए हमें कुछ न कुछ ज़रूरत पड़ती है, और वो ज़रूरत क्या है? ईंधन। अब ईंधन में चाहे गैस हो, पेट्रोल हो या डीज़ल हो, कुछ भी हो सकता है। ईंधन से गाड़ी को ऊर्जा मिलेगा, और ऊर्जा मिलेगा तो वो चलेगा, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाओगे। अगर उसी की तर्ज पर समझे तो ये शरीर भी हमारा मशीन है। ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ एक मशीन है, और इस मशीन को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा हमें मिलते कहाँ से हैं? तो ईंधन से मिलेंगे, और ईंधन का कार्य करेगा कौन? तो पोषण, भोजन। तो हम कह सकते हैं कि ये पोषण जो है हमारा ईंधन है। क्या है? ईंधन है। अगर पोषण हम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा, और जब ऊर्जा नहीं बनेगा तो ये शरीर चलेगा नहीं। इस वजह से हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए, इस बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, इसके फंक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए
हमें पोषण करना ज़रूरी होता है। तो हम कह सकते हैं कि पोषण हमारा जैविक क्रियाएँ हैं, जैव प्रक्रम है। क्या ये बात क्लियर है? तो सबसे पहला जो है आपका क्रिया पोषण है। अब पोषण तो हमने कर लिया, पोषण के बाद आता है श्वसन। अब ये श्वसन क्या है? श्वसन का अर्थ होता है कि ऊर्जा का निर्माण होना। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो समझते हैं कि श्वसन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ देना। सांस लेना और सांस छोड़ना ये श्वसन नहीं है मेरे भाई। जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारी गैसेज हमारी अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन उसमें से ऑक्सीजन चुन लिया जाता है। फेफड़ा के द्वारा ऑक्सीजन को चुन लिया जाता है और ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और कोशिकाओं तक पहुंचकर हमने जो पोषण किया था, हमने जो ईंधन अपने अंदर लिया था, वो ईंधन से रिएक्शन करके ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। तभी हमें तभी हमारे शरीर में मेंटेनेंस का कार्य चलता है। यानी हमने पोषण कर लिया, अगर हमारे शरीर के अंदर श्वसन की क्रिया ना हो, रेस्पिरेशन की क्रिया अगर ना हो, तो मेरे भाई हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। यानी ये वायवीय श्वसन के कारण ही, कौन से श्वसन के कारण? वायवीय श्वसन के कारण ही हमें ऊर्जा मिलते हैं। तो कोशिकाओं के पास श्वसन की क्रिया होती है और तब जाकर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वजह से ये श्वसन भी जैव प्रक्रम कहा जाएगा इसे भी। क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई? तो पोषण हमारा जैव प्रक्रम है, श्वसन हमारा जैव प्रक्रम है। इनकी जहाँ भी अनुपस्थिति हुई, किसी भी सजीव में अगर इनकी अनुपस्थिति हुई तो उनकी मृत्यु तय है, चाहे जैसे मर जाए। आपने देखा होगा कोई भूख से मर गया, क्यों? क्योंकि भूखा है, उसके अंदर श्वसन की क्रिया नहीं हो रहा है, ऊर्जा बन नहीं रहा है। ऊर्जा नहीं बन रहा है तो जो स्टोर ऊर्जा है वही तो खपत होंगे। अब ज़रा सोचो ना कि आपने 1 मंथ कमाया, कमा कर पैसा लाया और फिर कमाने ही ना जाओ, तो जो पैसा रखा हुआ था उसी में से तो खर्च करके खाओ-पियोगे। तो पैसा खत्म तो फिर भूखमरी आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि पोषण अगर नहीं होगा तो क्या होंगे? श्वसन की क्रिया नहीं होगा और श्वसन की क्रिया नहीं हो तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, तो अंततः मृत्यु तो तय है। बात क्लियर है? तो पोषण और श्वसन हमारा क्या है? जैव प्रक्रम है। अगला है परिवहन। परिवहन। अब परिवहन का अर्थ क्या होता है? परिवहन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना-आना। यानी कहीं आने-जाने की जो क्रियाएँ हैं, यही परिवहन कहलाता है। तो अब कहेंगे कि सर हम अगर अपने गर्लफ्रेंड से मिलने चले जाएँ तो क्या ये परिवहन है? हाँ मेरे भाई परिवहन है। लेकिन ये जैव प्रक्रम वाली परिवहन नहीं कहलाएगा। आप मिलने किसी से जाओगे तो जैव प्रक्रम वाली हिस्सा नहीं है। आप मिलने जाओ या ना जाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे जीवन में। ये शरीर चलता रहेगा, इसकी क्रियाएँ चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो परिवहन का अर्थ है, हमारे शरीर के अंदर से है। शरीर के बाहर की बात नहीं चल रही है, हमारे शरीर के अंदर। यानी हमारे शरीर के अंदर कोई न कोई ऐसा है, जो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह आ रहा है और जा रहा है। और परिवहन करने का काम कौन करता है? तो ब्लड। परिवहन करने का काम किसका है? ब्लड का है। यानी ये ब्लड ही है जो हमारे शरीर में चारों तरफ ऊर्जा भेजने का काम कर रहा है। सभी शरीर के अंगों तक, हमारे शरीर के सभी अंगों तक ऊर्जा और ले आने का काम कौन कर रहा है? ब्लड ही कर रहा है। ये सभी जगह दौड़ रहा है। अगर ये ब्लड रुक गया, अगर ये ब्लड का परिवहन रुक गए तो उस बॉडी का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, मृत्यु हो जाएँगे। तो ब्लड यहाँ पर किसका काम कर रहा है? परिवहन का। हमने ऑक्सीजन ग्रहण किया था, ऑक्सीजन गया फेफड़ा में गया और एल्वियली होता है। एल्वियली आप कह सकते हैं
कि अंगूर के गुच्छे की तरह होता है। वहाँ पर जब रक्त पहुँचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है फेफड़े एल्वियली को, और एल्वियली क्या करता है कि ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के जो कण होते हैं वो ब्लड में दे देता है। अब ये ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेकर सभी अंगों तक, सभी कोशिकाओं तक पहुँचाएगा। ये परिवहन है। यानी हमारे शरीर के अंदर ब्लड का एक अंग से दूसरे अंग तक आना-जाना ही परिवहन कहलाएगा। परिवहन की क्रियाएँ ना हुई तो फिर मृत्यु हो जाएगा। इस वजह से ये परिवहन भी हमारा क्या कहलाया? जैव प्रक्रम कहलाया। अगला पॉइंट है उत्सर्जन। उत्सर्जन का अर्थ होता है कि जो बेकार की चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल देना। बेकार की चीज़ों को बाहर निकाल फेंकना। जैसे आप जिस कमरे में रह रहे हो, अब उस कमरे में कुछ ऐसे चीज़ होंगे जो आपको नापसंद है, वो यूज़लेस है, आपके लिए अनुपयोगी है। तो आप उसे क्या करते हो? बाहर फेंक देते हो, उसको बाहर फेंक देते हो। दीपावली जब आता है, तो उस समय क्या करते हैं हम लोग? ऐसी बहुत सारी घर की चीज़ें होती है, जो हमारे लिए अनुपयोगी होता है, तो हम उसे बाहर करते हैं, लास्ट में उसे कचरे वाले भैया को दे देते हैं। तो ये क्या है? उत्सर्जन है। लेकिन वो तो एक्सटर्नली है, बाहरी है। अब इसी को अब रिलेट करते हैं अपने शरीर से। हमारे शरीर में भी मेरे भाई बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका निर्माण होता है। हमने पोषण किया, पोषण के बाद ऊर्जा बना, परिवहन का काम हो रहा है। तो हमारे शरीर में जब ऊर्जा का निर्माण हुआ तो उस समय कुछ ऐसे पदार्थ का भी निर्माण होता है जो हमारे लिए यूज़लेस है, हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमें हानि पहुँचाएगा, हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाएगा, तो हम उसे क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं शरीर से। अब वो शरीर से बाहर निकालते कैसे हैं? तो वो खुद नहीं निकाल पाते हैं। वो हमारा शरीर ऑटोमैटिक उस तरीक़ा से फ़ंक्शन करता है कि वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन ग्रहण किया, हमने साँस लिया, ऑक्सीजन अंदर गया। ऑक्सीजन अंदर गया, ब्लड में मिला। ब्लड में मिला, ईंधन से ऊर्जा बना, ऊर्जा बने तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें मिलेगा? ब्लड में। और फिर ये ब्लड क्या करेगा? फेफड़ा के पास जाएगा और फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। तो यही उत्सर्जन कहलाया। बात समझ में आया? इसी तरीक़ा से अगर हम कहें, तो जैसे हम लोग अत्यधिक पानी पी लेते हैं या साल्ट हम लोग ले लेते हैं, नमक खा लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि पसीना चलता है। जब हमारे शरीर में अत्यधिक पानी की मात्रा हो जाती है, तो शरीर से पसीना निकलने लगते हैं, और वो पसीना के थ्रू कुछ साल्ट भी निकलता है, नमक भी निकलता है। तो वो नमक निकल गया, वो हमारे लिए यूज़लेस था, तो शरीर उसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो ये उत्सर्जन कहलाया। हमने भोजन ग्रहण किया था, उस समय कुछ नाइट्रोजन भी ग्रहण किए थे, कुछ खनिज भी हमने ग्रहण किया था, खनिज में नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन यूरिया में बदल जाता है, तो यूरिया हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, तो यूरिया को बाहर कर देगा। किडनी उसको फ़िल्टर करेगा, ब्लड को फ़िल्टर करेगा, यूरिया को बाहर निकालेगा, बाहर निकाल कर मूत्राशय में जमा करेगा, और मूत्राशय से फिर लास्ट हम लोग क्या करते हैं, मूत्र के माध्यम से उसे बाहर कर देते हैं। तो ये उत्सर्जन कहलाया। लेकिन ध्यान रखना कि आप जो सुबह-सुबह हल्का होने जाते हैं वॉशरूम में, वो उत्सर्जन का हिस्सा नहीं है, ठीक है? तो उत्सर्जन में ध्यान रखेंगे कि जो बेकार की चीज़ें होती है, जो हमारे शरीर के लिए यूज़लेस होता है, अवांछनीय होता है, उसे बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। इस वजह से अगर उत्सर्जन की क्रियाएँ ना हो, तो हमारे शरीर में गंदगी बढ़ जाएँगे। गंदगी बढ़ जाएँगे तो धीरे-धीरे बीमारियाँ उत्पन्न होगा, बीमारियाँ उत्पन्न होगा तो धीरे-धीरे वो बीमार पड़ के मृत्यु हो जाएगा। इस वजह से उत्सर्जन की क्रियाएँ भी ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि उत्सर्जन भी हमारा जैव प्रक्रम का हिस्सा है, जैव प्रक्रम कहलाया। अब ईंधन से ऊर्जा बना, ऊर्जा को लेकर परिवहन का कार्य हुआ, परिवहन हुआ तो उत्सर्जन का भी काम हुआ। अब उत्सर्जन के बाद नियंत्रण है। नियंत्रण कहने का अर्थ हुआ कि कंट्रोल। सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। पहले एक एग्ज़ाम्पल को समझते हैं, उसके बाद इसको भी आसानी से समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका घर 4 कमरे वाला है,
और उस 4 कमरे में बिजली की वायर दौड़ी हुई है। आपने चारों तरफ बिजली के वायर दौड़ाए हुए हैं, ताकि आपके उपकरण, आपके जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, पंखा, बल्ब, कूलर, ये सारी चीज़ें चल सकें। अब उस सारे रूम का सप्लाई जो है, एक जगह कहीं न कहीं से कंट्रोल किया जाता होगा, जिसको हम एमसीबी कहते हैं। एक दीवार में कहीं न कहीं उसको फिक्स किए होंगे कि यहाँ से अगर हम चाहें तो उस रूम का हम लाइन को काट सकते हैं, बिजली सप्लाई को रोक सकते हैं, तो कंट्रोल यहाँ से कर रहे हैं। तो हर घर में बिजली की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपने एक पॉइंट बनाया है। उसी तरीक़ा से ये शरीर भी हमारा एक कमरा है। ये शरीर भी एक कमरे की तरह कार्य करता है और इस कमरे में बहुत सारे क्या है, तो अंग हैं, बहुत सारे अंग हैं। ये घर में बहुत सारे कमरे हैं। अगर हम कहें कि घर में 4 कमरे था तो ये भी एक घर है और इस घर में बहुत सारे कमरे हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, फेफड़ा है, हृदय है, गुर्दा, ये सारी चीज़ें क्या है, आँख है, कान है, ये सभी चीज़ क्या है, कमरे की तरह मान लो। अब इस कमरे के को चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। मेन सप्लाई कहाँ से होगा? तो ब्रेन से। मेन सप्लाई कहाँ से? ब्रेन से। यानी इन सभी को कंट्रोल करके कौन रख रहा है? तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सब किससे कंट्रोल हो रहा है? तो ये सभी के सभी माइंड से कंट्रोल हो रहे हैं। अगर ये कंट्रोल ना हो करे, तो फिर जैविक क्रियाएँ नहीं होगी, फिर धीरे-धीरे मृत्यु होना तय है। अब जैसे भोजन हम लोग खा रहे हैं, भोजन खाएँगे तो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम चाहिए। तो जैसे ही हमने मुख में डाला भोजन को, तो ब्रेन तुरंत सिग्नल देगा, लार ग्रंथियाँ कहोगी, भाई भोजन आ गया, जल्दी से लार निकालो, जल्दी से एंजाइम निकालो, तो लार ग्रंथिया से एंजाइम निकलेगा, तो भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही भोजन जाएगा आमाशय में, पेट में जाएगा, तो सिग्नल भेजेगा पेट को, सिग्नल गया तो वहाँ से जठर ग्रंथियाँ निकलेगा। तो ये सभी को कंट्रोल करके कौन रखा है? ब्रेन। ब्रेन कंट्रोल करके रखा है, एंजाइम निकाल रहा है, हार्मोन्स निकाल रहे हैं, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या पढ़ना है, ये सारे चीज़ों का कार्य कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे नियंत्रण में हो रहा है और नियंत्रण करने का काम कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये नियंत्रण भी ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। हमें जीवित रहने के लिए ये नियंत्रण ज़रूरी है। तो ये भी हमारा जैव प्रक्रम का हिस्सा माना जाएगा। इसकी अनुपस्थिति हुई तो डेथ हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि कोई पियक्कर है, पियक्कर शराब पी लेता है, तो शराब पीने के बाद उसके माइंड डीएक्टिव हो जाते हैं, तो कहीं भी पड़ा रहता है। अब वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कुछ भी अता-पता नहीं है। दिन दिन प दिन वो पीने का आदत धर लेता है, उसके दिमाग डीएक्टिव हो जाते हैं, ब्रेन अनकंट्रोल हो जाता है। जब अनकंट्रोल हो जाता है, तो वो किसी भी फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो धीरे-धीरे उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से ये नियंत्रण भी हमारे लिए ज़रूरी है मेरे भाई। बात क्लियर है? चलिए, अगला है समन्वय। समन्वय का अर्थ होता है कोऑर्डिनेट करना, यानी एक दूसरे से जोड़ के रखना। जैसे हम लोगों का घर है, तो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार भी होंगे। अब उस रिश्तेदार को क्या करते हैं, मना के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, ताकि वो हमारे साथ जुड़ के रहे, ताकि मुसीबत में काम आ सके। तो जिस तरीका से हम रिलेटिव को जोड़ के रखते हैं, उनसे रिश्ता बना के रखते हैं, उसी तरीका से ब्रेन भी सभी अंगों के साथ रिलेशन बना के रखता है, एक दूसरे अंगों को जोड़ के रखता है। अगर वो जोड़ के नहीं रखेगा, तो फिर बहुत सारे ऐसी फंक्शन हैं, जो हमारे शरीर में होंगे ही नहीं और जब नहीं होगा, तो फिर मृत्यु होना तय है। अब कहोगे कि सर क्या बात कर रहे हो? वो क्या कैसे? आप ज़रा समझा दो। चलो समझाते हैं। अब मान के चलो कि आपने भोजन किया, भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हुआ, अच्छी बात है। अब लार ग्रंथिया क्या कर रहा है, ब्रेन सिग्नल दिया लार ग्रंथिया को, तो क्या निकला, एंजाइम निकला। अब यहाँ से भोजन का पाचन प्रारंभ हुआ, अब ये धीरे धीरे अमाशय के पास गया, अमाशय के पास जाएगा। अब यहाँ पर अमाशय से जठर ग्रंथियां निकलनी चाहिए। जठर ग्रंथि अगर नहीं निकलेगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा,
क्योंकि प्रोटीन को तोड़ना जठर ग्रंथि का काम है, वसा का तोड़ना जठर ग्रंथि का काम है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट ना करे, इसको बताए ना कि भाई भोजन आ गया, अब ये लार ग्रंथियाँ और ये जठर ग्रंथियाँ ये दोनों क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, एक दूसरे से जुड़कर काम कर रहे थे। कुछ काम इसने किया लार ग्रंथियाँ, कुछ काम किया जठर ग्रंथियाँ, कुछ काम करेगा जाकर छोटी आंत में, कुछ अमाशय काम किया तो कुछ अग्नाशय भी काम करेगा, पैंक्रियाज काम करेगा, वहां से कुछ एंजाइम निकलेंगे। तो हर पाचन में आप देख रहे हैं कि लार ग्रंथियां भी काम कर रहा है, अमाशय भी काम कर रहा है, उधर पैंक्रियाज यानी अग्नाशय भी काम कर रहा है, छोटी आंत भी काम करेगा, बड़ी आंत भी काम करेगा। ये सब मिलकर एक जुड़ कर ही काम करेंगे, तब जाकर हमारे शरीर में भोजन का पाचन होगा और ऊर्जा हमें मिलेंगे। इसी तरीका से हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन भी होते हैं। जब हम बाल्यावस्था में थे, तो शिशु अवस्था से जैसे-जैसे हम आए युवा अवस्था में, तो हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन देखने को मिले। जैसे आवाज़ भारी हो गया, लड़कों की आवाज़ भारी होने लगा। लड़कों में मूंछ दाढ़ी आना शुरू हो गया। उनमें बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखने को मिले। लड़कियों में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये सब के सब क्या है? कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, एक दूसरे से लिंक होकर, एक दूसरे के साथ जुड़कर ही कार्य हो रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि समन्वय भी है, कोऑर्डिनेशन भी हमारा जैव प्रक्रम का हिस्सा है। अगर ये ना हो तो फिर हमारे लिए मुसीबत है। फिर धीरे-धीरे हमारी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाएगी। तो ये सारे के सारे आपको जो 6 पॉइंट हमने 6 क्रियाएँ जो आपको बताया, ये सभी जैव प्रक्रम का हिस्सा माना जाएगा। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, यानी ये सारे के सारे जो है हमारा किसका काम कर रहा है? तो आप कहेंगे ये सभी के सभी जैविक क्रियाएँ यानी कि जैव प्रक्रम का। अब समन्वय भी बनाकर कौन रखता है? कंट्रोल भी करके कौन रहे एक दूसरे से जोड़ कर रखता है? ब्लड, कोई ना कोई तो ब्लड करे, कुछ न कुछ तो हम कह सकते हैं कि किसी न किसी को तो जोड़ कर रखना है। तो जिस तरीक़ा से घर में मम्मी-पापा जुड़ रहे हैं, उसी तरीक़ा से हमारे शरीर में सब कुछ जोड़ के रख रहा है ब्लड। हमें सीधा खड़ा रहने में जोड़ के कौन रख रहा है? तो हड्डियाँ। तो ये सभी के सभी क्या है? जैव प्रक्रम का हिस्सा है। बात क्लियर है मेरे भाई? तो अब तक हमने आपको सरल शब्दों में ये सारी चीज़ें समझाया कि जैव प्रक्रम कुछ नहीं है, कुछ ज़रूरी कार्य है जो हमें जीने के लिए ज़रूरी होते हैं और ये ज़रूरी कार्य निरंतर बेसिस चलता है, चाहे आप सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गर्लफ्रेंड की याद में आप मज़े से नींद ले रहे हो, परियों की दुनिया में खोए हुए हो, सभी स्थिति में ये सारी क्रियाएँ होते रहते हैं। बात क्लियर है? इनमें से किसी की भी अब्सेंस हुई, अगर कोई भी अनुपस्थित रहा इन सभी क्रियाओं में से, तो मृत्यु होना तय है। अब बात आता है कि सर ये सभी क्रियाओं को करने के लिए हमें कुछ न कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यानी जैविक प्रक्रियाओं को संचालन के लिए, यानी वृद्धि के लिए, टूट-फूट की मरम्मत के लिए, इन सभी कार्यों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा मिलेगा कहाँ से? तो मेरे भाई ऊर्जा मिलेगा हम लोगों को भोजन से। कहाँ से मिलेंगे ऊर्जा? भोजन से मिलेगा। यानी कि हमें भोजन चाहिए। अगर ऊर्जा चाहिए तो भोजन करना पड़ेगा। तो ये भोजन है क्या? भोजन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। भोजन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जिससे हमें ऊर्जा मिलते हैं। सरल शब्दों में अगर समझे तो जिससे आपको ऊर्जा मिल रहा है वो सारे के सारे पदार्थ भोजन है। आप जो कुछ भी खा रहे हो, धरती पर के कुछ भी अगर खा रहे हो, अगर उससे आपको ऊर्जा मिलती है तो वो सारे के सारे पदार्थ भोजन कहलाएँगे। जैसे आप मुर्गा मछली खाते हो, उससे आपको ऊर्जा मिल रहा है तो भोजन है। आप घास खा रहे हो तो घास से ऊर्जा मिल रहा है तो वो भी भोजन है। पेड़ की डालियाँ कुछ जीव खा रहे हैं तो उससे ऊर्जा मिल रहा है तो पेड़ की डालियाँ भी भोजन है। तो जिससे ऊर्जा मिल रहा है वो सभी के सभी क्या है? भोजन है। और ये सभी के सभी भोजन जो है बने किससे होते हैं? तो न्यूट्रिएंट से बने होते हैं, यानी पोषक तत्व से भरे होते हैं। ये पोषक तत्व से मिलकर बना होता है। दुनिया का कोई भी पदार्थ अगर खा रहे हैं जिससे ऊर्जा मिल रहा है उसमें पोषक तत्व हैं। यानी हम कह सकते हैं
कि पोषक तत्व मिलकर पोषक तत्व मिलकर मिलकर भोजन का निर्माण होता है। यानी जितने सारे भोज्य पदार्थ हैं, जितने सारे भोजन हैं जिनसे ऊर्जा मिल रहा है, वो सभी के सभी इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बने होते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स है क्या? पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है शर्करा, यानी ग्लूकोज। आप कोई भी अगर मीठी पदार्थ खाते हैं तो उन सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल आप खाते हैं, चावल आपको मीठी लग रहा है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें शर्करा है, चीनी की मात्रा है। आप मीठे फल खा रहे हो, उसमें शर्करा है। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उसमें शर्करा है। अगर दुनिया का कोई भी पदार्थ खा रहे हो, अगर वो स्वाद में मीठा लग रहा है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और कुछ नहीं है मेरे भाई, शर्करा को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या इसी को आप ग्लूकोज भी कह दो, इसी को आप ग्लूकोज भी कह दो, इसी को फ्रुक्टोज भी कहते हैं, लैक्टोज भी कहते हैं। ये सारी चीज़ों को आप कह सकते हैं, शर्करा कहो, ग्लूकोज कहो। इसी में आप स्टार्च भी कह सकते हो कि स्टार्च भी इसी यही चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट को ही जब कॉम्प्लेक्स होता है तो स्टार्च कहलाता है, सरल हो जाए तो ग्लूकोज कहलाया। तो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। प्रोटीन, आप दूध खाते हो, दूध में प्रोटीन होता है। काजू खाते हो, काजू में प्रोटीन होता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा मौजूद होती है। तो प्रोटीन से मिलकर भोजन बना होता है। इसी तरीका से वसा है। आप जितने सारे तैलीय पदार्थ खाते हो, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, डालडा हो गया, ये सभी के सभी क्या है? वसा ही तो है। और वसा के कारण ही हमारा त्वचा कोमल होता है, हमारी हथेलियों में चोट नहीं कम लगते हैं, वसा मौजूद है। हमारे चेहरे में, हमारे शरीर के त्वचा टाइट रहते हैं, कोमल-कोमल दिखाई देते हैं वसा के कारण। तो हमें वसा भी ज़रूरी है, वसा से मिलकर भोजन बना होता है। विटामिन हमें चाहिए, विटामिन ए चाहिए, जैसे आँखों के लिए विटामिन ए चाहिए, हमें विटामिन बी चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, सी चाहिए, खट्टे फलों में सी होता है, विटामिन डी अंडे में मिल जाता है, मछली में आप खा रहे हो तो सूरज की रोशनी में विटामिन डी। तो विटामिन से भी मिलकर बने होते हैं पदार्थ, भोज्य पदार्थ। इसी तरीक़ा से खनिज, खनिज हम लोगों को ज़रूरी है। जैसे आप नमक खाते हैं, तो नमक में क्या होता है? सोडियम होता है, क्लोरीन होता है। आप केला खाते हो, केला में कैल्शियम होता है। तो आप पालक खाते हो, पालक में लोहा होता है, आयरन की मात्रा होता है। तो ये सारे के सारे क्या है? खनिज है। तो खनिज से भी मिलकर बना होता है भोजन। इसी तरीक़ा से फाइबर है। फाइबर का अर्थ है कि जितने सारे फलों की आप छिलका खाते हैं, जो भी आप भोज्य पदार्थ खा रहे हैं और उसकी छिलका अगर सेवन कर रहे हैं, तो उन सभी में फाइबर है। जैसे खीरा की छिलका खा रहे हो तो फाइबर है, सेब की छिलका खा रहे हो उसमें भी फाइबर है। हर चीज़ की छिलका जो है उसमें फाइबर मौजूद होता है, तो फाइबर से भी मिलकर बना होता है भोजन। आपको पता है कि हर पदार्थ में पानी होता है, हर पदार्थ में पानी मौजूद होता है, तो पानी भी किसका हिस्सा है? तो आप कहेंगे न्यूट्रिएंट्स का हिस्सा होता है। इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो भी तो खनिज है, हाइड्रो और ऑक्सीजन। तो मेरे भाई, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर भोजन है, तो भोजन इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर बना है। यानी पोषक तत्व से मिलकर ही भोजन का निर्माण हुआ है। बात क्लियर है? अब इन सभी को हमने भोजन तो बना लिया, लेकिन मेरे भाई भोजन को ग्रहण भी तो करना पड़ेगा। अब सामने रखा हुआ है, सामने आप फल देख रहे हो, घास-फूस देख रहे हो, आप चावल देख रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो और उसको ग्रहण ही ना करो, तो फिर आपके पोषण की क्रिया नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है।
भोजन को ग्रहण करके उसका उपयोग करना ही क्या कहलाया? पोषण कहलाया। तो कहता है कि भोजन ग्रहण करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाता है। भोजन को ग्रहण करना यानी भोजन को खाना और खाने के बाद उसका उपयोग करना, ऊर्जा प्राप्त करना, ये क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। अब यहाँ देखो हमने बहुत सारे ऐसे फिगर लगा के रखा है जिसमें पोषण करता हुआ जीव आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ गाय है, गाय हरी घास खा रही है, तो हरी घास जो है, हरी घास को ये खा रहा है, तो खा रहा है तो पोषण है। जिसको खा रहा है तो घास को खा रहा है तो घास इसके लिए भोजन है। और घास बना किससे होगा? तो उसमें स्टार्च होगा, प्रोटीन होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, बहुत सारे ऐसे पदार्थ मिले होंगे, पोषक तत्व मिले होंगे, तो भोजन बना होगा। तो घास भोजन बना किससे है? न्यूट्रिएंट से यानी पोषक तत्व से मिलकर। इसी तरीका से यहाँ पर देख रहे हैं कि शेर जो है एक भैंसा को खा रहा है। अब ये भैंसा क्या है? ये भैंसा इसके लिए भोजन है। शेर के लिए भैंसा क्या है? भोजन है। और भैंसे में क्या होगा? कैल्शियम होगा, प्रोटीन होगा, वसा होगा, विटामिन होगा, इन सारी चीज मौजूद है। तो भैंसा बना किससे है? यही न्यूट्रिएंट से, यही मूल तत्व से मिलकर बना होगा। इसी तरीका से यहाँ हिरन को खा रहा है बाघ, तो बाघ क्या है? इसको खा रहा है तो पोषण कहलाया। और ये जो हिरन है, हिरन इसके लिए क्या है? भोजन है। और ये भोजन, हिरन का निर्माण कैसे हुआ होगा? उन्हीं पोषक तत्वों से मिलकर बना होगा। इसी तरीका से ये हाथी क्या कर रहा है? घास खा रहा है या पेड़ पौधे की डालियां, तो खा रहा है तो पोषण, किस जिसको खा रहा है वो भोजन। और बना किससे है? तो न्यूट्रिएंट से, पोषक तत्व से। इसी तरीका से यहाँ तितली आप देख रहे हैं, तितली क्या कर रहा है? फूल का रस चूस रही है, तो ये चूस रही है, ग्रहण कर रही है, तो पोषण कहलाया। और फूल का जो रस है वो भोजन है, इसके लिए क्या है? भोजन है। फूल के रस में क्या होता है? मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है, शहद जिससे बनता है। तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमने बना दिया है। यानी धरती पर जितने सारे जीव हैं उन सबको पोषण करना ही पड़ता है, चाहे वो जैसे करें। यहाँ पर हमने एक चार्ट लगा दिया है जो भोजन का प्रकार है, जो बहुत तरह के आपने भोजन देखा होगा, आप खाए भी होंगे। लेकिन ये सभी के सभी किससे मिलकर बना होगा? पोषक तत्वों से मिलकर बना होगा, जो हमने पहले आपको दिखाया। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। अब ये पोषण जो है मेरे भाई, पोषण करने के तौर तरीका, जीवों के जीने का तौर तरीका भी अलग होता है, तो पोषण भी करने के तौर तरीका अलग होते हैं। और ये पोषण करने का दो तरीका मूलतः पहले हम देखेंगे। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो का अर्थ होता है जो स्वयं, जैसे आपने देखा होगा कि पहले रिक्शा चलता था, रिक्शा को चलाने पड़ते थे, अब उसी रिक्शा के पहले आ गया है ऑटो रिक्शा। आप कहते हैं ऑटो रिक्शा चलिएगा यहाँ, तो रिक्शा पहले था जो 3 पहिया ही था, आज भी आप ऑटो रिक्शा देखते हैं 3 पहिए वाले ही देखते हैं। लेकिन अब वो सेल्फ हो गया, यानी स्टार्ट किए, एक्सीलेटर दिए, चलना शुरू हो गया। लेकिन पहले उसे चलाना पड़ता था। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखो तो ऑटो हो गया, और ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ है। ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ, और सेल का अर्थ है स्वयं। यानी जो खुद से भोजन बना रहा है और ग्रहण कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ट्रॉफिक का अर्थ होता है न्यूट्रिशन यानी पोषण, जो खुद से बनाया और ग्रहण किया, तो हम उसे कहते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। इसी तरीका से आप ध्यान रखेंगे हेट्रो, हेट्रो का अर्थ होता है अदर। जैसे आप समझें, हेट्रो का अर्थ होता है अदर, और अदर का अर्थ होता है दूसरा। यानी जो दूसरे पर डिपेंड करता है, जो खुद भोजन का निर्माण नहीं करता, जो खुद भोजन का निर्माण नहीं करता, बल्कि किसी अन्य जीव पर डिपेंड करता है, किसी अन्य जीव के भोजन को चुरा कर लाता है और ग्रहण करता है, तो हम उसे कहते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक। और इस बात को ध्यान रखेंगे कि हेट्रोट्रॉफिक जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक पर ही डिपेंड करता है। यानी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन निर्भर किस पे है? ऑटोट्रॉफिक पर निर्भर करता है।
अब यहाँ पर आएगा आपके मन में सवाल कि सर वो कौन सा जीव है जो हेटेरोट्रॉफिक कहलाएगा और कौन सा जीव है जो ऑटोट्रॉफिक कहलाएगा। मेरे भाई, जितने सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सभी के सभी ऑटोट्रॉफिक्स की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक्स की अगर हम बात करें तो जितने सारे आप एनिमल्स देखते हैं वो सभी के सभी हेटेरोट्रॉफिक्स की श्रेणी में आते हैं। यानी सभी एनिमल्स जो है वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं, सभी पेड़ पौधे पर डिपेंड करते हैं। यानी पेड़ पौधे से ही वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ? अब कुछ बच्चे को डाउट हो रहा हो कि ऑटोट्रॉफिक का हिंदी क्या होता है, तो इसे हम कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी। और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है विषमपोषी। विषमपोषी। तो आइए अब और भी विस्तार से समझते हैं ऑटोट्रॉफिक के बारे में। ये है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एक न्यूट्रिशन की ऐसी प्रक्रिया है, एक वह प्रक्रिया है जिसे कुछ ऐसे जीव हैं जो वायुमंडल में उपस्थित कुछ ऐसे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके माध्यम से भोजन बनाते हैं। भोजन का निर्माण वो स्वयं करते हैं। कहता है कि स्वपोषी पोषण की वह प्रक्रिया है, पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव वातावरण में, कहाँ पर? वातावरण में यानी वायुमंडल में मौजूद अकार्बनिक पदार्थों, किससे? अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और सौर ऊर्जा की सहायता से। कैसे बनाते हैं? सौर ऊर्जा की सहायता से। तो हम उसे कहते हैं कि स्वपोषी है। तो हम उसे क्या कहते हैं? कि स्वपोषी है। जैसे ये कह रहा है कि भोजन का निर्माण हुआ है, तो भोजन का निर्माण कैसे हुआ, जरा देख लो। भोजन कैसे? कह रहा है कि वायुमंडल से अकार्बनिक पदार्थ लिया है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है तो CO2 हो गया। और कह रहा है जल लिया गया है तो जल हो गया H2O। इधर से क्या किया है? सूर्य का रोशनी लिया है, ये सौर ऊर्जा लिया है तो सोलर एनर्जी लिख देते हैं। सोलर एनर्जी हो गया। और इन सभी से मिलकर क्या बना है? भोजन बना है। और भोजन किसमें बनेगा? 6H12O6। हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई कि जो प्लांट्स है, जितने सारे ग्रीन प्लांट्स है, वो अपना भोजन वो ऑटोट्रॉफिक श्रेणी में आते हैं और वो अपना भोजन C6H12O6 के रूप में बनाते हैं। और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं? रिलीज, यानी बाहर भी निकालते हैं। अब इसको हम बैलेंस कर दे रहे हैं, तो बैलेंस करने पर हमें 6 यहाँ भी लगाना होगा, 6 यहाँ भी, और यहाँ भी हम 6 लगा देते हैं। तो इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है। इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पर जो पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, ध्यान रखना कि यही पॉइंट, ये जो है ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज है। और इसी ग्लूकोज को हमने क्या कहा? भोजन कहा। इसी ग्लूकोज को हमने भोजन कहा। तो देखो ये किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, सोलर लाइट से मिलकर बना है और यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हो गया। और साथ ही साथ क्या हो गया? तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गया। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि ग्लूकोज में कार्बन की कितनी परमाणु होती है? तो कार्बन की 6 परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 12 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं। अगर यहाँ से प्रश्न पूछ दे कि स्वपोषी पोषण में ऑक्सीजन के कितने परमाणु को बाहर निकाले जाते हैं, तो ऑक्सीजन के 6 दूना 12 परमाणु को बाहर निकाल दिया जाता है। कितने परमाणु को बाहर निकाले जाते हैं? 12 परमाणु को बाहर निकाले जाते हैं। बात क्लियर है? अगर अणु कहे तो 6 अणु को बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ से एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है क्या? जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कहा कि जितने सारे प्लांट्स हैं, जितने सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सभी के सभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। किसमें आते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में।
कुछ आते हैं प्रोटिस्टा जगत के जीव। प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीव हैं जो ऑटोट्रॉफिक के श्रेणी में आते हैं, और प्रोटिस्टा जगत में है कौन, तो ध्यान रखेंगे यूग्लिना। ध्यान रखेंगे वो जीव कौन सा है, तो वो है यूग्लिना। यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत का एक ऐसा जीव है जिसे हम जंतु और पादप दोनों के बीच की कड़ी मानते हैं। यानी ये कभी कभी खुद से भोजन बना लेता है और कभी कभी किसी दूसरे जीव को अपना भोजन बना लेता है। यानी कभी कभी दूसरे पर डिपेंड कर रहा है और कभी कभी खुद भी भोजन बना ले रहा है। इस वजह से इसको हम ऑटोट्रॉफिक की भी श्रेणी में रखते हैं। तो इस पॉइंट को हम लिख दे रहे हैं, यूग्लिना को जंतु एवं पादप जगत का कड़ी कहते हैं। अगर कभी भी आपसे कह दे कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, बीच की कड़ी मतलब जोड़ने वाली, ठीक है, किसे कहते हैं, यूग्लिना। ये प्रोटिस्टा जगत का जीव है और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता है। ये कैसा है जीव है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यूकैरियोटिक जीव है। यहाँ पर और भी हम पॉइंट लिख दे रहे हैं कि ये कैसा जीव है, तो यूकैरियोटिक जीव है। यूकैरियोटिक जीव है। बात क्लियर है। इसी तरीका से और भी एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। चल, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी है। जीवाणु लिख दे रहे हैं, कुछ जीवाणु भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और उस जीवाणु का नाम आपको याद रखना है। उस जीवाणु का नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब ये साइनोबैक्टीरिया है कौन सा, इसी साइनोबैक्टीरिया को हम बोलते हैं नील हरित शैवाल। इसी को हम क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, यानी कि नील हरित शैवाल जो है, इसी को हम इंग्लिश में साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और ये एक प्रकार का जीवाणु है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से हर पॉइंट को। और जीवाणु जो होता है वो एकल कोशिकीय होता है, यानी प्रोकैरियोटिक होता है। ये कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। कहीं से भी प्रश्न अगर पूछ दे मेरे भाई तो छोड़कर बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। आपको हम इस तरीका से पढ़ा रहे हैं कि हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। अब यही चीज को हमने यहाँ एक फिगर में दिखाया है। यहाँ देखो, एक प्लांट है, एक ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट की जो पत्तियां हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, यानी CO2 को ले रहा है। ऊपर से इसे सनलाइट मिल रहे हैं, यानी सोलर एनर्जी ये ऊपर से ले रहा है। जड़ से क्या कर रहा है, तो ये जड़ है इसके, तो इस जड़ के माध्यम से पानी का अवशोषण कर रहा है, ये पानी को ऊपर ले जा रहा है, और सभी के साथ मिलकर ये किसका निर्माण कर रहा है, तो कहेंगे फूड का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, फूड का निर्माण, यानी भोजन का निर्माण कर रहा है। और वो भोजन कौन सा है, ग्लूकोज, यानी C6H12O6 है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है वायुमंडल में।
तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ये क्या करता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को छोड़ देता है। अब यहाँ पर हमने जो पॉइंट बताया, तो इतनी बात तो हमें पता चल गई कि अगर ये निर्माण कर रहा है तो निर्माण करने वाले जो भी हैं उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, यानी उत्पादक कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ऑटोट्रॉफिक जो जीव है, ऑटोट्रॉफिक जो है उसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कि प्रोड्यूसर कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। और प्रोड्यूसर का अर्थ होता है उत्पादक, यानी जो उत्पादन कर रहा है किसी भी चीज का, जो किसी भी चीज का निर्माण कर रहा है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोड्यूसर हैं। बात क्लियर है? तो आई होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गया होगा। जितने पॉइंट है आप इसको नोट करिए जल्दी से फटाफट। चल आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पोषण की दूसरी टाइप, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का अर्थ क्या होता है, हमने बताया है कि जो दूसरे जीव पर डिपेंड करता है, दूसरे जीव के भोजन को लाता है और पका के खाता है, तो हम उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। यानी कह रहा है कि पर पोषण नहीं मेरे भाई, विषम पोषी पोषण। ठीक है, इसको आप बेहतर ढंग से सुधार लीजिएगा। ये क्या है, तो विषम पोषी, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं न बनाकर, क्या कह रहा है कि भोजन स्वयं न बनाकर अन्य जीवों से अपना भोजन, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो हम उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक, यानी विषम पोषी पोषण कहते हैं। हमने पहले भी बताया कि जो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, जो आप खुद से भोजन उत्पादन नहीं कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक है। अब जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, तो एनिमल्स। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, जितने सारे जानवर हैं, हम लोग भी जानवर ही हैं, लेकिन बात यह है कि हम लोग आज के जानवर से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। तो एनिमल्स हो गया, अगर आपको लगता है तो हम लिख देते हैं ह्यूमन बींग्स भी। ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है मानव जाति, यानी जितने सारे हैं मानव जाति के लोग, वो सभी के सभी क्या हैं, एनिमल्स ही हैं। आप टाइगर देख लो, कुछ भी देख लो, आप फिश देख लो, फिश हो गया, बर्ड्स हो गया, ये सभी के सभी किस किस श्रेणी में आते हैं, तो आप कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक की श्रेणी में आते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हम लोग तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, हम लोग किचन में जाते हैं, जो मर्जी करता है वो बना लेते हैं, बनाकर खा लेते हैं, बल्ले बल्ले। मेरे भाई जरा ध्यान से सोचो, आपने भोजन बनाया है, क्या उसका निर्माण किया है, या भोजन पका के खाए हो? जरा सोचो, सेंस जरा लगाना। आपने भोजन का निर्माण नहीं किया है, आप जितने सारी चीजें आपने किचन में बनाया वो आया कहाँ से, वो कहाँ से आए जरा सोचो तो आप कहोगे कि वो कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉफिक से ही मिला है, यानी कि स्वपोषी पोषण करने वाले जीव से ही हमें वो सारी चीजें मिली हैं। जैसे आप अनाज खा रहे हो, गेहूं खा रहे हो, मक्का खा रहे हो, बाजरा खा रहे हो, चावल खा रहे हो, चना खा रहे हो, ये सारे चीज कहाँ से मिले, प्लांट से मिले हैं। तो प्लांट वो अपना भोजन तैयार किया था, कुछ का वो खुद इस्तेमाल किया, कुछ रह गया तो फल के रूप में हमें दिखाई पड़े, और उसको हम तोड़ के लाएं, उसको बनाएं और खाएं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हमने क्या कहा कि हम पेड़ के जो प्रोडक्ट है, पेड़ पौधे के प्लांट्स के जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को ला रहे हैं हम लोग उससे चुरा कर, और ला कर बनाकर खा रहे हैं, और हम लोग जीवित हैं। आप दालें खाते हैं, जितने सारे फली वाली सामग्री खाते हैं, वो सभी कहाँ से आ रहे हैं, प्लांट से ही मिल रहा है। तो दुनिया का हर चीज वो प्लांट से ही मिल रहा है। आप जितने सारे भोज्य पदार्थ खा रहे हैं वो सब किससे मिल रहा है,
तो सभी के सभी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हम लोग भी क्या हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं, यानी विषमपोषी जीव हैं। और ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग दूसरे की चीज़ों का उपभोग करें, किसी भी चीज़ का ग्रहण करना या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना कहलाता है उपभोग, यानी उसका भोगी हैं हम लोग। उस चीज़ का हम लोग उपभोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग उपभोक्ता कहलाएँगे। तो ध्यान रखेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है, वो क्या है मेरे भाई? एक प्रकार का कंज्यूमर होता है। क्या होता है? कंज्यूमर्स होते हैं, और इसी कंज्यूमर्स को हम लोग कहते हैं उपभोक्ता। क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जितने सारे जीव आएँगे वो सभी के सभी उपभोक्ता कहलाएँगे। और ऑटोट्रॉफिक वाले सभी जीव क्या कहलाएँगे? तो आप कहेंगे उत्पादक कहलाएँगे। वो उत्पादक और ये उपभोक्ता। और ध्यान रखिएगा, नोट करके हम लिख दे रहे हैं। नोट करके क्या लिखना है कि सभी विषमपोषी जीव, सभी विषमपोषी जीव स्वपोषी जीव पर, स्वपोषी जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है। जितने सारे जीव हैं धरती पर वो सभी किसी न किसी प्रकार से वो ऑटोट्रॉफिक पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा हेटेरोट्रॉफिक था। अब यहाँ पर हमने कुछ चार्ट लगा दिया है जो यहाँ पर आपको देखने हैं। जैसे समझते हैं, ये प्लांट्स क्या है? प्लांट्स हमारा ऑटोट्रॉफिक है। ये क्या है? आप कहोगे ये जिराफ है। जिराफ किसको खा रहा है मेरे भाई? तो प्लांट्स की पत्तियां को, तना को, उसके फूल, इन सभी चीजों को खा रहा है। तो ये क्या है? हेटेरोट्रॉफिक्स। ये क्या है? हेटेरोट्रॉफिक्स। और ये क्या है? प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है। इसी तरीका से ये जो है कीट भक्षी जो होते हैं वो भी हेटेरोट्रॉफिक की श्रेणी में आते हैं। यहाँ देखो कीट पकड़ रहा है, ये क्या कर रहा है? कीट पकड़ रहा है। तो ये क्या है? तो आप कहोगे और ये हमारा हेटेरोट्रॉफिक है, विषमपोषी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हमने एक फूड चेन बना रखा है। एक फूड चेन है जो आपको बेहतर ढंग से समझने होंगे। देखो, फूड चेन जो आपको दिख रहा है, तो आप सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? पोषण कहाँ से होगा? जो पेड़ पौधे बनाएंगे। तो पेड़ पौधे बनाएंगे तो इसको हम क्या बोले? उत्पादक बोले। इसको हमने क्या नाम दिया? उत्पादक। अब यहाँ भोजन का निर्माण हो गया घास के रूप में। अब ये घास को खाएगा कौन? तो टिड्डा खा रहा है। घास को कौन खा रहा है? टिड्डा खा रहा है। तो ये टिड्डा जो है क्या कहलाएगा? उपभोक्ता। क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। अब इस टिड्डा को कौन खा रहा है? तो मेढक। मेढक भी क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। अब ये मेरे भाई पहली बार खा रहा था। जो अगर पहली बार, यानी कि जो प्लांट्स को खाता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये उपभोक्ता जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। कैसा है? प्राथमिक उपभोक्ता है। बात क्लियर है? इसी तरीका से इसको खा रहा है कौन? मेढक। तो मेढक हमारा द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्वितीयक कहलाएगा। इसी तरीका से मेढक को खा रहा है कौन? मेढक मरेगा, मेढक को पकड़ के सांप खाएगा, तो सांप भी कंज्यूमर है। इसी तरीका से सांप, अगर सांप को पकड़ के खाएगा कौन? गिद्ध। तो गिद्ध भी हमारा क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया। अब इस गिद्ध को खाएगा कौन? तो ये फंगस है, यहाँ पर कवक है मेरे भाई। ये क्या है? कवक है। जब गिद्ध मर जाएगा तो मर के ये कहाँ जाएगा? आखिरकार अंततः तो उसे धरती पर ही आना है। जब धरती पर आएगा तो धरती पर आने पर यहाँ पर जो कवक है इनके शरीर पर, इनके आसपास कवक जम जाएंगे। इनके शरीर पर कवक जाएगा।
कवक क्या करेगा, इसको सड़ा गला के खा पी के खत्म कर देगा और पोषक तत्व को मिला देगा मिट्टी में। तो इस वजह से जो अंतिम जो होता है उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता क्या कहलाएगा, तो ध्यान रखेंगे कि कवक जो है यहाँ पर अंतिम उपभोक्ता है, अंतिम उपभोक्ता है, अंतिम उपभोक्ता है। और ये अंतिम उपभोक्ता है, इस वजह से ये सारी चीज को खत्म कर देगा, और खत्म कर देगा तो इस कारण से हम इसे कहते हैं अपघटक, यानी डीकम्पोजर। इसका ये क्या है, एक प्रकार का अपघटक है। अपघटक कहने का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को सड़ा गला के खा पी के खत्म कर देना, डिकम्पोज कर देना, नष्ट कर देना, उसको खाद बना देना ही क्या कहलाता है, अपघटक कहलाया। तो इस तरीका से आपने देखा कि ये डिपेंड कर रहा था किस पे, ये इस पे। अगर ये भोजन इससे नहीं मिला होता, प्लांट से नहीं मिले होते, तो ये जीवित नहीं होता। जब ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता, ये भी सर्वाइव नहीं करता। जब ये नहीं होता तो ये भी सर्वाइव नहीं करता। तो सभी को जीवित रखने के लिए आप देखो कि ये सभी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पर। बात क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान देना मेरे भाई कि ये पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाए रखने के लिए अपघटक का होना जरूरी होता है। लेकिन यहीं पर एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है, ऊर्जा का जो प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह कैसा है, तो आप कहेंगे एक दिशीय है। एक दिशीय कहने का मतलब है कि एक ही दिशा में ऊर्जा के प्रवाह होते हैं। आप देखो कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे, पहले तो ऊर्जा इसे खुद मिला, खुद बनाया, खुद बना के भेज दिया इसको, इसको दिया, इससे इसको मिला, फिर इससे इसको मिला, इस तरीका से यहाँ पर आया, यहाँ से ऊर्जा यहाँ पर, और फिर लास्ट में यहाँ से ऊर्जा किसको मिल जाएगा, पेड़ पौधे को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो केवल 10% होता है। केवल कितना परसेंट होता है, 10% होता है। अब ये बात आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा कि 10% हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो आइए हम एक फिगर बना के आपको समझाते हैं। हम एक फिगर बना लेते हैं और फिगर बनाकर आपको समझाते हैं बेहतर तरीका से, आप किसी भी तरीका से। चल, अब कहोगे सर पेड़ की डालियां कैसे बना रहे हो, मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये पेड़ की डालियां हैं, ये जड़ें हैं, इसी में रूट हेयर निकला रहेगा। ये क्या है, रूट हेयर है। ये हमने पेड़ बना दिया मेरे भाई, ठीक है। हमने एक छोटा सा सुंदर सा एक पेड़ बनाया है जो आपको दिख रहे होंगे। ये हमने एक प्लांट बनाया, ठीक है। अब इस प्लांट को क्या करना होगा, इस प्लांट को जीवित रहने के लिए हमने कहा जितने सारे सजीव हैं उन सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी भोजन इसको चाहिए, भोजन इसको खुद से बनाना पड़ेगा, भोजन इसे खुद से बनाने पड़ेंगे। ये हमने सन बना दिया, ये सन, सन से इसे क्या मिलेगा, तो सोलर लाइट यानी सोलर एनर्जी इसे मिलेंगे। सोलर एनर्जी कहाँ आएगा, पत्तियों के पास पहुंचेगा।
तो सोलर जो एनर्जी आएगा, हम सौर ऊर्जा लिख देते हैं ताकि हमारे पास जगह कम है इस वजह से। ये क्या है? सौर ऊर्जा है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि सौर ऊर्जा तो चाहिए, साथ ही साथ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और वायुमंडल से इसे जड़ से क्या चाहिए? पानी चाहिए। जड़ से क्या करेगा? पानी को शोषित कर लेगा। ये सभी क्या करेंगे? पहुंचेंगे पत्तियों के पास। अब ये रिएक्शन करेगा और बनेगा क्या? तो यहाँ पर फूड बनेगा, भोजन का निर्माण होगा। लेकिन यहीं पर एक समझने वाली बात है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि जो सौर ऊर्जा का कितना परसेंट प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। यानी जब स्वपोषी पोषण करते हैं, यानी स्वपोषी जीव जब भोजन का निर्माण करते हैं, तो वो सोलर लाइट का सोलर लाइट का केवल 1% इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर नोट करके आपको लिख दे रहे हैं कि स्वपोषी जीव सौर ऊर्जा का केवल 1% ऊर्जा का इस्तेमाल भोजन निर्माण में करते हैं। भोजन निर्माण में करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कि जो भी प्लांट्स हैं वो सौर ऊर्जा का केवल 1% ही ऊर्जा इस्तेमाल करेंगे भोजन के निर्माण करने में। बात क्लियर है? चल, अब यहाँ पर फूड का तो निर्माण हो गया, इन सभी पत्तियों के पास फूड का निर्माण हो गया। फूड के पास पत्तियों का निर्माण हुआ, इस फूड को खाएगा कौन? तो अभी हमने दिखाया था टिड्डा को, इसको टिड्डा को। इस टिड्डा को कौन खाएगा? तो मेढक था, तो मेढक हमने बनाया। मेढक को कौन खा रहा था? तो सांप खा रहा था, तो सांप हम बना दिए। सांप को कौन खा रहा था? तो गिद्ध, तो हम गिद्ध बना देते हैं। गिद्ध मरेगा तो गिद्ध को खत्म कौन करेगा? तो कवक। और ये कवक लास्ट में क्या करेगा? लास्ट में उस चीज को पूरी तरीका से डिकम्पोज कर देगा, सड़ा गला देगा। और ये सड़ गल के कहाँ मिल जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। और मिट्टी से फिर ऊर्जा किसको मिल जाएगा? फिर इसको पोषक तत्व पेड़ पौधे को मिलेंगे। तो पहला तो हमने बताया कि जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है भोजन में, यहाँ पर भी ऊर्जा है। भोजन से हमें क्या मिलता है? तो आप कहेंगे भोजन से ही तो हमें ऊर्जा मिलते हैं, भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो रहा है? एक ही दिशा में हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक ही दिशा में ऊर्जा के प्रवाह हो रहे हैं, तो एक दिशीय हो गया। अब यहाँ से ध्यान देना है कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो केवल, अब एक जीव से दूसरे जीव में जो ऊर्जा का प्रवाह होगा, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवाह केवल 10% होगा। कितना परसेंट होगा? 10% होगा। टिड्डा से जो मेढक में जाएगा ऊर्जा वो भी 10% होगा। मेढक से जब सांप में जाएगा तो भी 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। और सांप से गिद्ध में भी जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा वो भी 10% होंगे। और गिद्ध से जब कवक में जाएगा ऊर्जा तो वो भी 10%। और जब कवक इसको डिकम्पोज कर देगा तो भी ऊर्जा जो अब मिलेगा प्लांट्स को वो भी कितना परसेंट होगा? 10% होगा। यानी कि ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशीय हुआ, लेकिन एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण
केवल 10% ही होता है, केवल 10% ही होता है। इस बात को आप नोट कर लेंगे मेरे भाई, जितने भी प्यारे भाई बहन हैं वो सभी इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। तो ये हमारा था आपका ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में ये सारे पॉइंट आपको नोट करने थे। बात क्लियर है? बोलिए, बात क्लियर है? चल, अब आते हैं कि जो हेटरोट्रॉफिक है, हमने क्या देखा है, ये हेटरोट्रॉफिक ये सारे के सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्लांट्स पर ही डिपेंड कर रहे थे। अब हेटरोट्रॉफिक जो जीव हैं, इनके भी पोषण करने के तौर तरीका अलग अलग होते हैं। तो इनका पोषक करने का तरीका है, तो एक है सेप्रोट्रॉफिक, एक है पारासिटिक ट्रॉफिक और एक है होलोजोइक ट्रॉफिक। ठीक है, सेप्रो का अर्थ होता है रोटेन, सेप्रो का अर्थ होता है रोटेन और रोटेन का अर्थ होता है सड़ा गला, सड़ा गला, यानी कि जो सड़े गले चीजों से भोजन बनाता है, भोजन ग्रहण करता है, उसी को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक का हिंदी होता है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी यानी जो सड़े, जो मृत चीजों से भोजन ग्रहण करता है उसे हम कहते हैं मृतोपजीवी। पारासिटिक, पारा का अर्थ होता है अदर, पारा का अर्थ होता है अदर, या इसी को हम कहते हैं बिसाइड, बिसाइड, यानी या तो दूसरे पर डिपेंड, दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करेगा, या तो बगल वाले के शरीर पर रहकर वो अपना भोजन ग्रहण करेगा, तो हम उसे कहते हैं कि पारासिटिक है। इसी तरीका से आता है होलोजोइक, होलो का अर्थ होता है कंप्लीट, होलो का अर्थ होता है कंप्लीट। कंप्लीट कहने का अर्थ है कि जिनमें पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन का पाचन होता है यानी कि पाचन तंत्र के माध्यम से उनके शरीर में ऊर्जा बनते हैं, तो हम उसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। आइए अब धीरे धीरे इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक, मृत जीवी पोषण। जो मरे हुए चीजों से कह रहा है कि जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन, अपना भोजन मृत पौधे, मृत पौधे, मृत पशुओं, सड़े हुए भोजन आदि के कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है, तो हम उसे कहते हैं कि सेप्रोफाइटिक जीव है या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। अब इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको कि जो कवक होते हैं, वो कवक सड़े गले चीजों पर ही से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पुआल, धान का जो पुआल होता है, पुआल को कहीं फेंक देंगे तो बरसात के मौसम में देखते हैं कि वहां पर थोड़े से छत्ता की तरह निकल जाता है, जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं, जिसको मशरूम कहते हैं। ऐसे ही गोबर वगैरह से भी निकल जाते हैं, किसी दीवार से निकल जाते हैं, यानी जहां भी उनको सड़े गले चीज मिलेगा वहां पर कवक निकल जाएगा। ऐसे ही ब्रेड, रोटी जो होता है, रोटी को 4 दिन रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, उस पर पूरी तरीके से कवक छा जाएगा। अगर धरती पर अगर वीरान हुआ, अगर मूवमेंट रुक गए, तो सबसे पहले धरती को पूरी तरीके से कौन छाप देगा, तो कवक ही छाप देगा। तो कवक क्या है, हमारा मृतोपजीवी है। अब इसी कवक में क्या क्या आएंगे, तो ध्यान रखना है कि मशरूम, आपके एग्जाम्पल में क्या क्या दिया रह सकता है, तो मशरूम हो गया, राइजोपस हो गया, राइजोपस। इसी तरीका से एक और आपको ध्यान रखना है, ईस्ट, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट को हम लोग खमीर भी कहते हैं, ईस्ट को हम लोग खमीर भी कह देते हैं। जलेबी में डलाता है यही चीज, जलेबी को सड़ाने के लिए, जलेबी बनाने से पहले मैदा को सड़ाने के लिए ईस्ट डलाता है। ठीक है, जो आप ब्रेड खाते हो, पाव रोटी खाते हो, पाव रोटी को स्पंजी बनाने के लिए कौन काम आता है, ईस्ट काम आता है। यही
सड़ा गला के उसको क्या करता है, फूलने लायक बना देता है, ध्यान रखेंगे। तो मशरूम हो गया, राइजोपस हो गया, ईस्ट हो गया, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल है, तो मृत जीवी पोषण के एग्जाम्पल हैं। बात क्लियर है। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि जो सेप्रोट्रॉफिक जीव होता है, जो सेप्रोफाइटिक जो जीव होते हैं, मृतक जीवी जो होता है, इनमें किसी भी प्रकार से पाचन तंत्र भाग नहीं लेता है, इनमें किसी भी प्रकार का पाचन तंत्र नहीं होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें मौजूद नहीं होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फूड को बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ब्रेक डाउन करने के बाद जो सिंपल फूड बनता है तरल के रूप में, उसको ये ग्रहण करते हैं। यानी कि ये जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है। ये कवक जो है यानी सेप्रोफाइटिक जो जीव है, ये कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, तरल के रूप में। बात क्लियर है। चल, अब कवक है तो कवक ये रहा आपका। एक और भी एग्जांपल लिख लीजिए, पेनिसिलियम होता है, पेनिसिलियम हो गया, ये भी क्या है, तो मृतक जीवी का एग्जाम्पल है। बैसिलस भी होता है, बैसिलस भी लिख लीजिए, बैसिलस। ध्यान रखिएगा कि ये सभी के सभी क्या है, तो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक जीव है। कैसा जीव है, यूकैरियोटिक जीव है। आइए देख लीजिए, ये क्या है, पेनिसिलियम है जो मृतक जीवी का एग्जाम्पल है, मशरूम है, बैसिलस है, ये रहा ब्रेड। ब्रेड पर आप देखे होंगे जो भुवरी लग जाता है, अचार में भुवरी लग जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड, यही है ब्रेड मोल्ड, जिसे फंगल स्पोर भी कहते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, आपने मशरूम खाया भी होगा, कवक खाया होगा आपने। मार्केट से जाकर मशरूम जो लाते हैं वो कवक का ही प्रकार है मेरे भाई। बात क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा सेप्रोफाइटिक था। अगला आता है पारासिटिक। पारा का मतलब ही बताया, जो दूसरे जीव पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है। तो कह रहा है कि एक जीव किसी दूसरे जीव को मारे बिना, क्या कह रहा है कि मारे बिना अपना पोषण प्राप्त करता है, तो हम उसे कहते हैं कि पारासिटिक है। अब मारता तो नहीं है लेकिन नुकसान तो पहुंचाएगा ही, मारेगा नहीं, नुकसान तो पहुंचाएगा इनडायरेक्ट। वो डायरेक्ट नहीं मारता है कि हम मार दिए, जैसे हम लोग मुर्गा खाते हैं तो मुर्गा को डायरेक्ट मरवा देते हैं, मरवा के खा लेते हैं या मार के खा लेते हैं। लेकिन ये जीव डायरेक्ट मारता नहीं है, धीरे धीरे करके मार देता है। यानी ये धीरे धीरे मारे बिना, लेकिन वो स्वयं मर जाएगा। ये मारना ही मारना नहीं चाहेगा, उसी से पोषण प्राप्त करेगा, लेकिन मर जाएगा आदमी। तो अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में ध्यान रखेंगे आप, जो लीच, लीच कहने का अर्थ हुआ जोंक, ये जू हो गया, जोंक हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, परजीवी का। मच्छर आप देखे होंगे, मच्छर भी किसका एग्जाम्पल है, परजीवी का एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कसकटा, कसकटा, कसकटा को बोलते हैं अमरबेल, अमरबेल। हम लोग तरफ इसी को अमरलत्ता कहा जाता है। हम लोग की तरफ, हम लोग के गांव में अमरबेल को अमरलत्ता कहते हैं। दिखा देंगे आपको अमरलत्ता क्या है। अच्छा, इन मच्छर में ही एक परजीवी पाया जाता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम परजीवी, जो मलेरिया के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए, यही प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया जैसी रोग उत्पन्न कर देता है। मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है, परजीवी कौन सा है, प्लाज्मोडियम। तो ये क्या करेगा, नुकसान तो पहुंचाएगा, मारेगा नहीं, लेकिन ये नुकसान पहुंचाता है, ये नुकसान पहुंचाता है। जिस पर रहेगा, जिस जीव पर रहेगा उसी को नुकसान पहुंचाएगा। यानी सीधी सिंपल सी बात कहा जाए
तो जिस थाली में खाएगा उसी थाली को ये छेद करेगा। आपने ये कहावत तो सुना होगा कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहा है, तो ये वही जीव है। ये भी जो पोषण प्राप्त करता है, तो इसमें भी किसी प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होते हैं, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। ये भी जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, जटिल जो भोजन होता है, उसको शरीर के बाहर ही ब्रेक डाउन कर देता है और शरीर के बाहर ब्रेक डाउन करने के बाद जो पोषक तत्व होते हैं, उसको ग्रहण कर लेता है। ठीक है? और ये भी तरल के रूप में ही, किस रूप में? तरल के रूप में ग्रहण करता है। तो ये रहा आपका ये सारी चीज। ये है हमारा अमरलता, यानी जिसको हम अमरबेल। किसी पेड़ पर आप ग्रीन ग्रीन देखते हैं, पूरा एकदम मच्छरदानी की तरह पूरा एकदम पेड़ को छाप जाता है, और उसी पेड़ से क्या करता है, ये अपना पोषण प्राप्त करता है। और जब ये अधिक हो जाते हैं तो वो पेड़ धीरे धीरे इसको पोषण नहीं दे पाता है, वो खुद अपना भोजन नहीं बना सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये जिस पेड़ पर रहेगा, जिस पौधे पर रहेगा, उसको भोजन खुद भी बनाना है, उसको भोजन खुद भी बनाना है। और खुद भोजन कब बनाएगा? जब इस पर सूरज की रोशनी पहुंचेगा। लेकिन ये पूरी तरीक़ा से छाप गया। इसकी पत्तियाँ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब पत्तियाँ नहीं दिखेगा, तो पत्तियों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचेगी, रोशनी नहीं पहुँचेगी तो ऊर्जा बनेगा नहीं, भोजन बनेगा नहीं, तो धीरे-धीरे क्या हो जाते हैं? पेड़ मर जाते हैं। तो ये मार नहीं रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में मार रहा है, हानि तो पहुँचा रहा है। ठीक है? इसी तरीक़ा से ये लीच है, जोंक है। इसी तरीक़ा से ये जोंक है। ये जोंक क्या करता है? दूसरे जीव पर रहता है। जैसे गाय-भैंस को देखे होंगे कि अगर पानी में लोटा है, पुरानी पानी में, तो वो क्या करता है? उसके चिपका रहता है, उसके शरीर पर। जोंक भी हो गया। अच्छा, यहाँ पर और भी एग्ज़ाम्पल लिख लेना कि कसकटा हो गया, रिंग वर्म आपने सुना होगा, रिंग वर्म, रिंग वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं? परजीवी के एग्ज़ाम्पल हैं। ये देखो, थिक है, जिसे मोकना कहते हैं। कान में देखा होगा, कुत्ते के कान में पूरा भरा रहता है। कुत्ते के शरीर पर, कुत्ते के कान पर, आजू-बाजू सब ये भरा रहता है, थिक। थिक जो है ये क्या है? मोकना। लिस्ट ये क्या है? जूं है। हमारे बालों में क्या करता है? खुजली पैदा करता है। पहले इसको लेके इसे मैट क्या करते थे? मारते थे। लड़कियों में ज़्यादा होता था। पकड़ लेती थी 2 सहेली, एक को बैठल है, एगो उसको ढील निकाल रहा है, निकाल के उसको देती थी कि तुम मारो, आओ खोज रहे हैं हम। है या नहीं है? तो इस तरीक़ा से चलते थे। यही है ब्रेड वाली कहानी, ठीक है? तो ये हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया। अब पैरासिटिक के बाद आता है हमारा होलोजोइक। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन का अर्थ क्या हुआ कि वह वैसा जीव जो कार्बनिक पदार्थों से, वैसा जीव जिसमें जीव जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को अंतः ग्रहण करता है, यानी उसको अपने शरीर में ग्रहण किया, अपने शरीर के अंदर ले गया, ले जाकर उस शरीर में उससे ब्रेक डाउन करता है, यानी उसको तोड़ता है। किसकी मदद से? पाचन तंत्र की सहायता से उसको पचाए जाते हैं, ब्रेक डाउन करके, और पचाकर उससे जो शरीर की कोशिकाओं में अवशोषित कर लिया जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि होलोजोइक है। यानी होलोजोइक कुछ नहीं है, फूड को ग्रहण करेगा, पाचन तंत्र की मदद से उसको ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा, और तोड़कर उसको, उससे जो पोषक तत्व होंगे ग्रहण करेगा, ऊर्जा प्राप्त करेगा कोशिकाओं में, तो उसे हम कहते हैं कि होलोजोइक है। अब इसमें क्या, इसमें एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में क्या है? तो एग्जाम्पल में है मेरे भाई, जितने सारे एनिमल्स हैं, जितने सारे एनिमल्स हैं वो सभी के सभी, अब ये एनिमल्स में क्या हो जाएंगे? ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो भी मानव है, मनुष्य, सभी के सभी। अब मनुष्य कह दिए तो लड़की भी शामिल है, समझ लेना मेरे भाई, ठीक है? मनुष्य में लड़की भी शामिल है, लड़का भी शामिल है, ठीक है? इसी तरीका से आप कह दो, डॉग है, कैट है, काऊ है, गॉट है, डियर है, ये सभी के सभी किस में आते हैं? फिश हो गया, बर्ड्स हो गया, ये सभी के सभी इन
सब में पाचन तंत्र पाए जाते हैं और पाचन तंत्र की मदद से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये होलोजोइक में भी मेरे भाई अलग अलग तरीका से पोषण प्राप्त करते हैं लोग। होलोजोइक में भी अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं जो अलग अलग तौर तरीके से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहला है हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्ब का मतलब ही होता है शाक सब्जी, शाक सब्जी कह दो या ग्रीन प्लांट्स कह दो, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, यानी हरे पेड़ पौधे। जो हरे पेड़ पौधे खाकर जीवित रह रहे हैं तो उसे हर्बीवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स का मतलब होता है, कार्नी का मतलब होता है मीट। क्या होता है? मीट। और मीट का मतलब होता है मांस। मीट का अर्थ होता है मांस, यानी जो मांस खा के जीवित रह रहा है, यानी जो दूसरे जीव के मांस को, उत्तक को खाकर जीवित रह रहा है तो उसे हम कार्निवोर्स कहते हैं। और ओमनिवोर्स का अर्थ होता है जो ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स, यानी जो सभी चीज खा रहा है। वो सभी चीज में क्या हो गया? सभी चीज में हम कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स भी खा रहा है, ग्रीन प्लांट्स भी खा रहा है और साथ ही साथ वो मेरे भाई मीट भी खा रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि ओमनिवोर्स है। ठीक है, यानी हार्बीवोर्स मतलब हो गया शाकाहारी, कार्निवोर्स का मतलब हो गया मांसाहारी और ओमनिवोर्स का अर्थ हो गया सर्वाहारी। बात क्लियर है? तो आइए देख लेते हैं इसको। ये रहा शाकाहारी में कह रहा है कि वैसे जीव जो केवल पेड़ पौधे जैसे कि घास, पेड़ पौधे यानी घास या तो पत्ती खाएगा, अनाज खाएगा, फल खाएगा, या पेड़ की बनी हुई जो प्रोडक्ट है, पेड़ के द्वारा जो बने हुए प्रोडक्ट है, छाल है, उसको खाकर जीवित रह रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि शाकाहारी है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आपने बकरी देखा होगा, खरगोश आपने देखा होगा। खरगोश को हम लोग शाकाहारी मानते हैं। बकरी हो गया, बकरी को हम लोग शाकाहारी मानते हैं। हिरन हो गया, हिरन भी शाकाहारी है। ये सभी के सभी जीव जो है किस श्रेणी में आते हैं? शाकाहारी में आते हैं। अब आप कहेंगे सर बकरी को मीट दे देंगे तो नहीं खा लेगा? अरे देंगे वो, लेकिन मार के थोड़े खाता है। ये तो क्या करता है, खुद घास फूस खाता है। हाथी हो गया, हाथी हो गया, जिराफ देखा था, जिराफ था। ये सभी के सभी किसके श्रेणी में आते हैं? तो शाकाहारी की श्रेणी में। इसी तरीका से है कार्निवोर्स, यानी मांस भक्षी, जो दूसरे जीवों के मांस या उत्तक को खाकर जीवित रहते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो उसे कहते हैं कार्निवोर्स है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? शेर होगा। अब शेर को जाके अनाज देगा खाने के लिए, वो खाएगा खचरा? नहीं खाएगा। बाघ को ले जाके दो किलो दाल लेके आए हैं, थोड़ा सा पनीर बना के ले आए हैं, चुट्टा को पनीर नहीं चाहिए, इसको चिकन चिली चाहिए। ठीक है, मुर्गा एकदम सिंझावल चाहिए, तो ये कच्चे मांस खा के भी जीवित रहते हैं। इसी तरीका से आप कह सकते हैं। और भी तेंदुआ हो गया। अब एनीबॉडी आप समझ सकते हैं कि जो केवल मांस का सेवन करता है उसी को हम कहते हैं मांसभक्षी। अगला जो लास्ट है आपका वो है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का अर्थ होता है जो नियमित रूप से कुछ भी खा के जीवित रह जाए, कुछ भी खा ले उससे ऊर्जा प्राप्त कर ले, तो उसे हम कहते हैं कि सर्वाहारी है। जैसे कि पेड़ पौधे खा लेगा, किसी जानवर को खा लेगा, शैवाल खा लेगा, कवक खा लेगा। कवक में मशरूम हम लोग खाते हैं। तो ये सारे चीजों को, अब एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में तो सबसे बड़ा हम ही लोग हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे के सारे किस श्रेणी में आते हैं? सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आप कहोगे सर बिल्ली को घास खाते नहीं देखे हैं। मेरे भाई बिल्ली भी कभी कभी घास खा लेती है, कुत्ता भी खा लेता है। ठीक है, तो ये लोग किस में आ जाते हैं? सर्वाहारी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो मेरे भाई
आज की अगर हम क्लास की बात करें तो हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से सारी चीज़ों को पढ़ा है। ये सारी चीज़ देखिए, ये सभी चीज़ को हम लोगों ने बेहतर ढंग से पढ़ा, सीखा, जाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आपको पढ़ाया हुआ कैसा लगा, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको और किस चीज़ की नीड है, आपको कौन से टॉपिक में समस्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। अगर इसमें किसी भी प्रकार का समस्या है आज के लेक्चर में तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना कमेंट अपनी भावनाओं को बताएँगे ताकि हम आपकी भावनाओं को, आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को हम निदान कर सकें, ठीक है? तो आप प्रीवियस क्लास भी देख लीजिएगा, इस क्लास को भी आप बेहतर ढंग से देखे होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। तो चलिए मेरे भाई फिर से हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में नए उम्मीद के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और इस चीज़ का रिवीजन अवश्य करें। चलिए फिर मिलते हैं।